मजबूती के साथ। आइए बढ़ते आगे। एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स के दो खास मेहमान हैं तैयार और करते हैं उनका स्वागत बिगुल के साथ। हेमांग जानी साहब, मेहुल कोठारी साहब दोनों हमारे साथ जुड़ चुके हैं, दोनों का स्वागत है। हेमांग सर गुड मॉर्निंग, शुरुआत आप करें, बताएं सर आपकी लॉन्ग टर्म पिक। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग व्यूअर्स एंड पैनल मेंबर्स। सो मेरी जो पहली पिक है वो हेल्थ केयर स्पेस है, मैक्स हेल्थ केयर। और उसमें दो कारण है। एक तो ये है कि एज अ स्पेस काफी अच्छा कर रहा है। अगर आप नतीजे देखें तो अपोलो हॉस्पिटल हो, मैक्स हेल्थ हो और बाकी के भी जो हॉस्पिटल्स हैं उनके नतीजे काफी अच्छे आए। दूसरा, मार्केट का जो करंट माहौल है जहाँ पे काफी वॉलेटिलिटी है, विक्स काफी बढ़ चुका है, तो ये एक डिफेंसिव और स्टेबल स्पेस माना जाता है। तो वो हिसाब से भी ये स्पेस अच्छा रहेगा। तो मैक्स हेल्थ के अंदर अगर आप देखें तो नतीजे अच्छे थे, प्लस जो कॉन कॉल थी उसकी, उसमें उन्होंने जो एक्सपेंशन के बारे में बताया है कि गुड़गांव, नानावटी, लखनऊ और द्वारका, ये चार जगह पे लगभग 300 से 400 बेड ईच स्पेस में बढ़ाए जाएंगे। इंटरनेशनल पेशेंट्स का कंट्रीब्यूशन लगातार बढ़ रहा है। तो हमें लगता है कि ये एक कंपनी लॉन्ग टर्म निवेश के हिसाब से देखनी चाहिए और इसका प्राइस टारगेट रहेगा 930 रुपीज। 930 के लक्ष्य के लिए करें खरीदारी, बस 930, 30 रुपए ऊपर ही सर, बहुत छोटा है। अनिल जी अभी फिलहाल हमने ये टारगेट इसके अंदर रखा है और जैसे थोड़ा फर्दर विजिबिलिटी आएगा तो इसको हम रिवाइज करेंगे। अभी फिलहाल ये टारगेट के लिए ही हम लोग ने इस पे ये कॉल दी हुई है। ओके परफेक्ट। आइए मेहुल जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर लॉन्ग टर्म पिक। गुड मॉर्निंग अनिल जी। आज की जो मेरी लॉन्ग टर्म पिक है वो है स्पिक, दैट इज सदर्न पेट्रो इंडिया कॉर्पोरेशन। पिछली बार हमने सितंबर मंथ में इसको कवर किया था अराउंड 72 और टारगेट था 94 का जो अचीव हो गया। आज फिर से एक बार खरीदारी कर सकते हैं। यहाँ पर 77 का स्टॉप लॉस रहेगा, 105 का टारगेट रहेगा। अराउंड 88 पर एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट आया है। अप्रोक्सीमेटली 30 साल के बाद हमने देखा है काउंटर 100 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। सो मैं समझता हूँ ये जो डिप आई है मार्केट में ओवरऑल मिड कैप एंड स्मॉल कैप में, खास करके स्पिक की बात करूं तो ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है लॉन्ग टर्म के हिसाब से। सो 105 के टारगेट के लिए खरीदारी कीजिए स्पिक में। ओके स्पिक ये है खरीदारी करने की राय। 77 का स्टॉप लॉस, 105 का लक्ष्य। साल भर के व्यू से यहां पर करें खरीदारी। 88 के ऊपर ब्रेकआउट होगा मेहुल जी, बराबर है? ब्रेकआउट अनिल जी आ गया है 88 के ऊपर। तकरीबन 30 साल के बाद वो भाव आया था 100 रुपए का जो हमने भाव देखा था रिसेंट रैली में। अब ये फिर से 88 के पास आया तो मैं समझता हूँ फिर से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है इसमें। ओके बढ़िया है, परफेक्ट। आप कह रहे हैं तो बिल्कुल बनती है। धन्यवाद लॉन्ग टर्म पिक के लिए। आइए बढ़ते आगे और वक्त है एक और न्यूज पर व्यूज सेगमेंट का। बीसीएल इंडस्ट्रीज, आइए करेंगे इस कंपनी से मुलाकात। देश पर ग्रेन बेस्ड ईएनए और एथेनॉल बनाने की सबसे बड़ी कंपनी है। खाने का तेल, वनस्पति, डिस्टिलरी और रियल एस्टेट जैसे सेगमेंट में कंपनी करती है कामकाज। नतीजे आए थे कल बाजार के दौरान 1:18 के आसपास। आय में बढ़त दिखी है 20% की। कामकाजी मुनाफा 37% बढ़कर 55 करोड़ पर, मार्जिन 7.5% से बढ़कर 8.5% और मुनाफा 35% बढ़कर 31 करोड़ के आसपास पहुंचता हुआ बीसीएल इंडस्ट्रीज का ये है आपके लिए नंबर्स। आइए हम मुलाकात करेंगे कंपनी के एमडी राजिंदर मित्तल साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। मित्तल साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। नंबर सारे पैरामीटर्स पर ठीक दिख रहे हैं, मजबूत है। धन्यवाद, नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। नंबर्स अच्छे दिख रहे हैं। सबसे पहले बताएं सर, आय में जो 20% से आसपास की बढ़त है, इसके पीछे क्या कारण रहे हैं? इस क्वार्टर के अंदर हमारा जो बीसीएल इंडस्ट्रीज का जो 200 केएलपीडी का जो एथेनॉल प्लांट है वो फुली कमीशन हो गया एंड वी आर अचीविंग दी 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ऑन दैट 200 केएलपीडी का जो हमने एथेनॉल का प्लांट नया ऐड किया है। और जो इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम के अंदर है, इसके अंदर इंटरेस्ट बर्डन भी कम है, तो ये कारण रहा सबसे बड़ा। और हमने फुली जो मेज के ऊपर प्लांट जो कन्वर्ट कर दिया, और मेज का जो गवर्नमेंट ने रेट
एक डैमेज फूड ग्रेन के मुकाबले काफी ज्यादा अच्छा कर दिया, तकरीबन 6 रुपए लीटर उससे ज्यादा है। तो इसकी वजह से इसके इनकम में भी और मार्जिन्स में भी सारा अच्छा इम्पैक्ट आया और ओके, जो आगे भी जारी रहेगा। ठीक बात है। तो आप मकई से इथेनॉल बनाने की कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं और वहाँ लगभग 72 रुपये प्रति लीटर पर आपको जो रेट मिल रही है वो काफ़ी बढ़िया। दूसरा आपका एक सेगमेंट है ऑयल और वनस्पति का, वहाँ पर थोड़ी सी कमी दिखी रेवेन्यू में, उसकी क्या वजह है सर? देखिए, बेसिकली वेजिटेबल ऑयल्स का गवर्नमेंट की तरफ से ड्यू टू में भी इलेक्शन ईयर और का काफी ज्यादा फोकस है, तो उसके अंदर जो प्राइस मूवमेंट है जो काफी कम है। और कंपनी की जो स्पेशलिटी है जो लोकल ऑयल सीड से लेके ऑयल बना के बेचना, क्योंकि अब इंपोर्टेड सस्ता पड़ रहा है तो उसकी वजह से मार्जिन पे स्ट्रेस आता है। बेसिकली हम कांडला से इंपोर्ट करके और फिर दोबारा स्टेट के बाहर बेचते हैं, तो उसमें लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बढ़ती है, इसकी वजह से उसके मार्जिन में स्ट्रेस है। जो सरकार का सर फोकस है कि भाई अब शुगर केन से इथेनॉल बनाने के बजाय बेहतर एक ग्रेन बेस पे बनाया जाए, उसको लेकर कंपनी के क्या प्लान है? क्या कुछ आप कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं? इससे कितना फायदा कंपनी को होगा? हाँ, देखिए, इसमें बिल्कुल इसकी तरफ हमारा पूरा ध्यान है और मेज की तरफ मेन फोकस है। जैसे क्या भी मेज एक बेसिक रॉ मटेरियल है और हम पूरे पिछले 6 महीनों से अपने खड़गपुर प्लांट में और बीसीएल में बठिंडा प्लांट के अंदर 100% मेज से एथेनॉल बना रहे हैं। और इससे इसकी क्रॉप की भी काफी फार्मर्स को मोर देन एमएसपी प्राइस मिल रहा है। इसकी जो आगे फसल भी बढ़ेगी तो। और हमारा 100 KLPD का जो प्लांट है खड़गपुर का एक्सपेंशन का, वो बाय एंड ऑफ दिस क्वार्टर, करंट क्वार्टर में ही कमीशन हो जाएगा। तो बाय एंड ऑफ दिस ईयर तो हमारे पास 700 KL का दोनों तरफ से ऑपरेशनल क्वांटिटी हो जाएगी। और बठिंडा के अंदर ऑलरेडी हमने 150 KL का और फर्दर एक्सपेंशन का एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री के पास फाइल पेंडिंग है, किसी भी टाइम क्लियर होकर आ सकती है। तो अगले साल हम उसको भी 150 KL को कैपेसिटी को कंप्लीट करके तो तकरीबन टोटल कंपनी के पास 850 KL की कैपेसिटी हो जाएगी बाय नेक्स्ट 24-25 के अंदर। 850 की कैपेसिटी हो जाएगी। अभी कितनी ऑपरेशनल है सर? अभी हमारे पास 600 100% ऑपरेशनल है। 100 ऑपरेशनल अभी अगले महीने में आ जाएगी। तो 700 KL हमारे पास इस ईयर एंड तक हो जाएगी और 850 अगले ईयर एंड तक हमारी ऑपरेशनल हो जाएगी। तो करीबन और ये सारी मेज के ऊपर होगी। करीबन 40% आपकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। अच्छा, ये जो शुगर केन से ग्रेन के ऊपर जो सरकार ने फोकस किया, इसके चलते क्या आपको इथेनॉल के लिए और ज्यादा ऑर्डर मिल रहे हैं? ऑर्डर बुक में कुछ फर्क आया है ऐसा? देखिए, ऑर्डर बुक तो सबकी फुल है। आई थिंक जो गवर्नमेंट की भी 850 करोड़ लीटर की रिक्वायरमेंट थी, अभी तक दे हैव बीन एबल टू प्रोक्योर 550 करोड़ लीटर का ही उनके टेंडर जो अभी तक सप्लाई उनको कमिट हो पाई है। तो अभी भी गैप काफी है। और 2025 तक जो गवर्नमेंट का टारगेट है भी 20% पे इसको लेके जाना, वो तो बहुत ही एम्बिशियस टारगेट है। वो तकरीबन 1200-1250 करोड़ लीटर गवर्नमेंट को चाहिए। तो अभी तो आधे रास्ते ही हैं अपन। 10+10-11% के बीच में भी एथेनॉल की ब्लेंडिंग हो रही है जो कि 20% पे लेके जानी है। तो इसलिए जो सेलिंग की इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दी ओनली चैलेंज इज इसके अंदर जो रॉ मटेरियल का चैलेंज है। और जो हमारी कंपनी शुरू से ही ग्रेन बेस्ड में लगी रही है, ग्रेन के अंदर काम के अंदर है, 40 सालों का प्रमोटर्स के पास एक्सपीरियंस है। तो हमें ग्रेन प्रोक्योरमेंट में और में हमारी साख में उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। तो हमें जो मेज है हमारी फुल कैपेसिटी के मुताबिक मिल रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। जी मित्तल साहब, एक सवाल आपकी कंपनी के स्ट्रक्चर को लेके। एक और आपका इथेनॉल रिलेटेड बिजनेस है जो आप ग्रेन से बनाते हैं, खासतौर से मक्के से। दूसरा आपके लिए ऑयल और वनस्पति का बिजनेस है। थोड़ा बहुत आपका रियल एस्टेट का भी कारोबार है। तो क्या आप ये अलग अलग तरह के कारोबार है, किसी तरह का कोई कंपनी का डीमर्जर वगैरह करने की सोच रहे हैं, कोई कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग वगैरह? नहीं, डीमर्जर करने की नहीं है, लेकिन आगे कंपनी का फ्यूचर प्लान है भी हम थोड़े से इसमें से जो वेजिटेबल ऑयल्स का लो मार्जिन है एंड मार्केट फ्लक्चुएशंस पे एवरीवेयर रहता है, इससे थोड़ा सा एग्जिट करके और हम धीरे धीरे अपना अगले साल बायोडीजल के अंदर भी जाना चाह रहे हैं। उसके लिए हमने एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑलरेडी द कंपनी इज इन प्रोसेस ऑफ जो इसकी तैयारी करने के लिए। और अगले साल के अंदर हम ये भी एक 75 KLPD का बायोडीजल लगाने का प्लांट की कोशिश कर रहे हैं उसके अंदर। तो उसके अंदर हमारे काफी एडवांस स्टेज पे है और तब प्रोजेक्ट मैच्योर हो जाएगा तो हम आप लोगों के पास आएंगे बताने के। तो मतलब आप ऑयल वनस्पति वाला बिजनेस बेच देंगे और साथ में बायोडीजल वाला नया बिजनेस शुरू करेंगे, ये मोटा मोटी ये प्लान है? हाँ, क्योंकि हमारी एग्जिस्टिंग साइट पे हमारे पास लैंड भी क्वाइट सरप्लस है, लॉजिस्टिक्स भी हमारे पास अवेलेबल है। जो हमारी ये वेजिटेबल ऑयल की फैक्ट्री शहर के बीच में आ गई है
और हमको एज पर मास्टर प्लान जो इंडस्ट्री रेड कैटेगरी के अंदर है 2025 तक हमको ये दूसरी साइड पे आउटसाइड द मास्टर प्लान इंडस्ट्रियल यूज है वहां शिफ्ट करनी पड़ेगी। उसके लिए गवर्नमेंट ने काफी इंसेंटिवाइज भी किया है भी जो यूनिट्स को बाहर ले जाने के लिए, तो उस पे विचार चल रहा है और जल्दी ये इस पे फैसला लेके फिर कौन सा उसमें थोड़ा सा बिजनेस एग्जिट करना है, कौन सा बढ़ाना है, तो उसके बारे में फैसला लिया जाएगा बोर्ड पे। परफेक्ट। बहुत बहुत धन्यवाद मित्तल साहब समय देने के लिए और नतीजों पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे दर्शकों के साथ। तो राजेंद्र मित्तल साहब बीसीएल इंडस्ट्रीज के एमडी बताते हैं दीप इंटरेस्टिंग चीज़ है जो कहा, एक तो ये कि 250 के एलपीडी से इनकी क्षमता इस साल में बढ़ जाएगी, यानी कि लगभग 40% क्षमता बढ़ाएंगे और सारी मक्के से बनाएंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि वनस्पति और ऑयल बिजनेस जो है उसका डीमर्जर किया जा सकता है क्योंकि वो लो मार्जिन बिजनेस है और उसके सामने बायोडीजल के बिजनेस की शुरुआत करने की, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट बीसीएल इंडस्ट्रीज में आते हुए दिख रहे हैं मैनेजमेंट की तरफ से। बड़ा बेनिफिट इनसाइट वाला इंटरव्यू था, बिल्कुल काफ़ी अंदर की जानकारी काफ़ी अच्छी मिली। देखिए और स्टॉक भी डे हाई पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, 6% मजबूत है आज के सेशन में। छोटे से ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार हेमांग सर और मेहुल सर तैयार है अपनी पोजिशन पिक के साथ। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं 10 की कमाई, जबरदस्त रिकवरी आ चुकी है बाजार में। निफ्टी अब आपका 100 पॉइंट ऊपर है, बैंक निफ्टी 500 पॉइंट ऊपर है, सेंसेक्स 400 पॉइंट ऊपर हो चुका है और ब्रॉडर मार्केट जहां पर पिछले 2 दिनों से भारी भरकम गिरावट है, आज सुबह भी बड़ी गिरावट थी, वहां पर रिकवरी देखिए। मिड कैप इंडेक्स आपकी पूरी तरह से रिकवरी दिखा चुका है, स्मॉल कैप इंडेक्स भी अब सिर्फ ½ % नीचे है, 1 पॉइंट पर आज 2% से ज्यादा का कट था, वहां पर भी जबरदस्त रिकवरी है। तो रिकवरी के मूड में है बाजार, कुछ बढ़िया स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी आपको आते हुए दिख रहा है और कुछ बढ़िया पिक्स भी हमारे एक्सपर्ट्स दे रहे हैं। आइए पोजिशनल कॉल्स लेते हैं हिमांग सर से। हिमांग सर बताएं आपका स्टॉक। पोजिशनल पिक में मैंने चुना है प्रिसिशन वायर, इसकी टारगेट प्राइस रहेगी 160। तो ये कंपनी जो वाइंडिंग वायर्स बनाती है और साउथ एशिया में लार्जेस्ट प्लेयर है और कंपनी के काफी अच्छे लॉन्ग टर्म ओईएम रिलेशंस है और बड़े नामी क्लाइंट्स जैसे सीमेंस, एबीबी वगैरह। तो नतीजे अच्छे आए थे। ईवी के थीम में भी ये कंपनी का कोई कंट्रीब्यूशन है और कोर बिजनेस में काफी अच्छा कर रही है, तो इसमें पोजिशनल पिक से काम करना चाहिए। प्राइस टारगेट 160। 160 के टारगेट के लिए खरीदारी करें प्रिसिजन वायर्स, ये है आपके लिए हिमांग सर की तरफ से इस समय की रिकमेंडेशन। मेहुल जी से भी उनकी पोजिशनल कॉल ली जाए। मेहुल जी बताएं सर। दीपांशु, एक काउंटर है दैट इज बोरोसिल रिन्यूएबल्स, इसके लिए मैं एक सजेशन भी देना चाहूंगा और एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगा इनफैक्ट, और एक डिस्क्लेमर भी देना चाहूंगा। आज ही हमने हमारे क्लाइंट्स को 490 पे ये रिकमेंड किया है। मुझे चैनल पे भी 500 के आसपास ही कवर करना था, बट ये बहुत ही फास्ट भाग गया, तो 520 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर धीरे धीरे प्लीज एक्यूमुलेट कीजिए, 500 तक नीचे आने का राह देखिए, थोड़ा अगर नीचे आएगा तब लीजिए। 460 का स्टॉप लॉस है, पहला टारगेट 550 है, दूसरा टारगेट 600 रुपए का है। लगभग यही से इस काउंटर की रैली की शुरुआत हुई थी, हमने देखा था जैन 2024 में, यानी पिछले महीने। इसके बाद वन साइडेड मूव देखा हमने टुवर्ड 669, अब फिर से उसी जगह पर ये आ गया। रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, फिर से 200 डेमा को इसने रीटेस्ट किया है, स्ट्रक्चर में कोई बदलाव नहीं है, सो खरीदारी की सलाह रहेगी बोरोसिल रिन्यूएबल्स में। ओके, तो ये है आपके लिए बोरोसिल रिन्यूएबल्स में खरीदारी करने की राय। आज सुबह उन्होंने अपने क्लाइंट को दिया, वो डिस्क्लेमर ध्यान में रखें, थोड़ा नीचे मिले एंट्री करने को तो और भी बेहतर आपके लिए। आइए बढ़ते आगे, वक्त है एक और न्यूज़ पर यूज सेगमेंट का मुलाकात करने जा रहे हैं हम एक ऐसी कंपनी से जिसके आए हैं नतीजे कल, और नतीजे हैं बेहद शानदार और दमदार। सीमेक। सीमेक इस कंपनी की शुरुआत हुई थी 1986 में और एमएम ग्रुप का ये हिस्सा है। दुनिया भर में बल्क करियर ट्रांसपोर्ट और ऑफशोर शिपिंग का कंपनी करती है कारोबार। मिडिल ईस्ट और भारत में डाइविंग सपोर्ट वेसल्स की सबसे बड़ी फ्लीट इस कंपनी के पास है। कल दिन में 3 बजे नतीजे आए थे। बाजार के दौरान घाटे से मुनाफे में आती हुई दिखी है। पहले रेवेन्यू बता दूं, दोगुना से ज़्यादा होता दिख रहा है, 210% की बढ़त है, 101 करोड़ से 213 करोड़। कामकाजी मुनाफा 450% बढ़ा है,
20 करोड़ से बढ़कर 90 करोड़ होता हुआ। मार्जिन्स जो 20% के नीचे थे 42% के ऊपर मार्जिन्स में तगड़ी बढ़त आती दिखी है। 2 करोड़ का नुकसान किया था कंपनी ने पिछले साल इसी तिमाही में, इस बार मुनाफा किया है 56 करोड़ का, यानी कि हर एक पैरामीटर पर नंबर से दमदार। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं कंपनी के चेयरमैन संजीव अग्रवाल साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। कंपनी के चेयरमैन है और साथ ही एमएम ग्रुप के भी वो ग्रुप चेयरमैन है। कानपुर यूनिवर्सिटी से अग्रवाल साहब ने एमकॉम में गोल्ड मेडलिस्ट की डिग्री हासिल की है, वाह क्या बात है। और कोका कोला यूनिवर्सिटी अमेरिका से एमबीए किया है अग्रवाल साहब ने। अग्रवाल साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका, गुड मॉर्निंग। अच्छा, एक इससे पहले आपकी कंपनी की बात करूं, एक नमस्कार, छोटा सा good सवाल morning, अनिल मेरे जी, मन में आ good गया, आप morning। कहें तो पूछ लूं। अमेरिका में कोका कोला यूनिवर्सिटी भी है? हाँ हाँ पूछिए। देखिए, हम लोग कोका कोला के लार्जेस्ट सिंगल फैमिली बॉटलर्स हैं। हाँ, हाँ। और हमने 93 में कोका कोला ज्वाइन किया था, तो उनकी अपनी यूनिवर्सिटीज हैं वहाँ अच्छा। पे, जो कि उनके 3 कैंपस हैं बहुत बड़े बड़े। तो उसमें हम लोगों ने कोका कोला में एमबीए किया था। इट वाज अ स्ट्रिंजेंट प्रोसेस, और उसको हम लोगों ने 6 महीने में वो हमको डिग्री देते हैं। वो और बहुत बड़ा ये कब किया, प्रोग्राम। किस साल में? ये हमने 96 में किया था। ओह क्या बात है, अरे वाह, मैंने पहली बार ही सुना था, मैंने कहा सर से पूछता हूँ। चलिए बढ़िया है सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नतीजों से शुरुआत करते हैं। नंबर्स बहुत ही जबरदस्त दिख रहे हैं, हर एक पैरामीटर पे आय आपकी दुगुनी से ज्यादा हुई। चलो वहीं से शुरुआत करते हैं। आय इतनी बढ़ने के पीछे की वजह बताएं सर। देखिए, हमारे पहले 3 जहाज थे लास्ट ईयर, और हम लोग के जहाज की एज हो गई थी। तो हम लोग को सारी ऑयल कंपनीज बोलती थी कि भाई आप नए जहाज लाइए, यंगर वेसल्स आइए। तो हम लोग ने फिर यंगर वेसल्स लाए, और हमारी जो इस समय आय बढ़ी है बिकॉज हमारे सारे जहाज मोबिलाइज थे। सबका यूटिलाइजेशन 450 दिन था इस क्वार्टर में, और हम लोग का पिछले क्वार्टर में 250 दिन था। पिछले साल 3 जहाज थे, इस साल 6 जहाज हैं, और सारे जहाज हमारे मोर देन 90% चले हैं। इसलिए हमारी रेवेन्यू बहुत अच्छा आया है। बेसिकली आपकी कंपनी कामकाज क्या करती है? ये जो जहाज है ये क्या काम करते हैं? देखिए, हम लोग सर्विस प्रोवाइडर हैं ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज को। जो डेवलप्ड ऑयल फील्ड होती हैं, हम लोग अपने जहाज में डाइविंग करते हैं। हमारे डाइविंग वेसल्स हैं, और ये डाइविंग वेसल्स इज़ अ वेरी डिफिकल्ट बिजनेस, क्योंकि ये बहुत ही हाईली टेक्निकल बिजनेस है। इस बिजनेस में हम लोग डाइविंग करके नीचे की सारी ऑयल फील्ड्स को मेंटेन करते हैं। जो कहीं लीकेजेस हो जाता है उनको दूर करते हैं, सारे प्लेटफॉर्म्स को मेंटेन करते हैं, सारे जो उनके पैर होते हैं नीचे समुंदर के अंदर। तो मेन काम हमारा समुंदर के अंदर का है, जो कि हम डाइविंग करते हैं 24 घंटे। ओह वंडरफुल। अच्छा सर, अब ये बताइए कि ये बड़ा ऑपरेशन निश बिजनेस है। जी जी बिल्कुल, वो तो मैं समझ गया, सुनने में ही समझ में आ रहा है कि बड़ा मुश्किल वाला काम है ये सारा का सारा बिजनेस। अगर आपको समुद्र के अंदर मैनेज करना है, जो भी तेल कंपनियां तेल निकालती तो उनके जो प्लेटफॉर्म्स हैं जहां से वो निकालते हैं, उनके लिए मेंटेनेंस का काम और उनको संभालने का काम सीमेक करती है। अच्छा सर, ये बताइए कि कामकाजी मुनाफा आपका 450% बढ़कर आया है, मार्जिन भी दुगने से ज़्यादा हुए, क्या खास वजह रही सर इसके पीछे? देखिए, पिछले हमारा 1.5-2 सालों से बिजनेस में थोड़ा हमारा कम था, क्योंकि हमारे जहाज सब पुराने हो गए थे। और ऑयल कंपनी को, जैसे मैंने आपको बताया, कि उनको नए जहाज चाहिए थे, यंगर वेसल्स। तो हमने सारे जहाज नए खरीदे, उनको हमने मॉडिफाई किया अपनी ऑयल कंपनीज के हिसाब से जो उनकी रिक्वायरमेंट थी, और उनको हमने मोबिलाइज किया। तो सारे जहाज हमारे अब लग गए हैं, और ये जहाज अब हम देख रहे हैं कि आगे आने वाले 10 सालों में इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है इस कंपनी का, क्योंकि सारे जहाज हमारे यंगर हैं और सब मोबिलाइज। इनके बगैर ऑयल फील्ड्स चल नहीं सकती हैं। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले इन द ऑयल फील्ड इंडस्ट्रीज। तो अग्रवाल साहब, जनरली एक ये जो जैसे अपने आपने 3 नए जहाज लिए, अभी कितने साल तक चलेंगे? ये जहाज हमारे अगले 10 साल चलेंगे। अच्छा, 10 साल का काम हो गया एकदम। इनकी जो लाइफ है पूरी 10 साल। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब एक चीज़ और है, क्योंकि आपके मार्जिन हैं, मैं देख रहा था कि 20% से लेकर 40-45% की रेंज में फ्लक्चुएट करते हैं। अब आगे चलते हुए एक तो ये इस फ्लक्चुएशन की वजह भी बताएं सर, और दूसरा कि क्या रीजनेबल मार्जिन आपकी कंपनी मेंटेन कर पाएगी, ये समझाइए। देखिए, जहाज में जो हम लोग कर रहे हैं आज, ये मेंटेन रहेगा मेरे हिसाब से। आगे आने वाले 5 सालों में मैं समझता हूँ 10 से 15% की मेरी ग्रोथ आएगी मेरे प्रॉफिट्स में। और कभी कभी प्रॉफिट डिप हो सकता है, लेकिन हमको साल भर का देखना चाहिए बिजनेस, क्योंकि क्या होता है, जहाज कभी ख़राब हो जाता है तो उससे वो काम नहीं करता है कुछ 15 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, तो उसको दोबारा फिर ले जाना पड़ता है ठीक करने के लिए। तो फिर कभी किस क्वार्टर हमारा कभी प्रॉफिट डिप कर सकता है, ये हमारा रीज़न है। बट अब हमारा, अगर आप पूरा साल का बिजनेस देखेंगे तो बहुत स्टेबल बिजनेस है। इट इज़ अ वेरी स्टेबल बिजनेस, एंड फॉर नेक्स्ट मैं समझता हूँ 10 सालों में हमारी जो ग्रोथ है प्रॉफिट की 15 से 20% आएगी। तो सर, आपकी कंपनी की ग्रोथ किस पे डिपेंडेंट है? ऑयल एंड गैस सेक्टर के डेवलपमेंट पे? ऑयल एंड गैस में जितना एक्सप्लोरेशन ज़्यादा बढ़ेगा उससे आएगी, कैसे आती है?
हाँ बिल्कुल इसी पर डिपेंडेंट है। और ऑयल का मैं देख रहा हूँ, देखिए फ्यूचर बहुत ब्राइट है। अभी आज हम लोग बात कर रहे हैं 7 ट्रिलियन इकोनॉमी की 2030 तक। तो मोदी जी का बहुत बड़ा फोकस है ऑयल प्रोडक्शन को डबल करने का, जो कि उन्होंने भी एनर्जी वीक में बोला है कि 2045 तक वो ऑयल प्रोडक्शन को डबल कर देंगे। और आज देखिए हमारी जो पॉपुलेशन है इस देश की इतनी ज़्यादा है कि ऑयल का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। मैं समझता हूँ आगे 100 सालों में भी ऑयल नहीं खत्म होगा, तो इसका फ्यूचर तो बहुत ब्राइट है इस बिजनेस का। अच्छा, तो एक तो ये कि ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री जितनी बढ़ेगी उतना आपका काम बढ़ेगा। दूसरा ये कि आपके जितने वेसल्स बढ़ेंगे, जहाज बढ़ेंगे, उतना काम बढ़ेगा। तो जहाज अगर मैं सही हूं, अभी आपके पास 6 और बढ़ा रहे हैं, कब तक और कितने? देखिए अभी ओएनजीसी का फोकस है और प्रोडक्शन को बढ़ाने का, तो वो लोग और डिस्कवर कर रहे हैं, जो कि बहुत रात दिन लगे पड़े हैं ऑयल डिस्कवरी करने में। तो जितना ज़्यादा ऑयल डिस्कवर करेंगे, प्लेटफॉर्म बढ़ेंगे, हमारे जहाज की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। मैं समझता हूँ कि आगे आने वाले 5-10 सालों में जहाज ये मेरे डबल हो जाने चाहिए। जो आज 6 जहाज हमारे चल रहे हैं ये डबल हो जाएंगे। में आप डबल करने का इरादा रखते हो, क्या बात है। अच्छा सर, एक चीज़ और बताइए, आजकल हम कई बार खबरें सुनते हैं कि रेड सी में, वो लाल सागर में ये तनाव, वो तनाव, ये सारी चलते हैं। आपको कोई फर्क पड़ता है या आपके ऊपर कोई असर नहीं आता इन सब चीज़ों का? नहीं फ़र्क पड़ता है। देखिए अभी हमने 2 जहाज छोटे खरीदे हैं जो ओएनजीसी में हम लोग सर्विसेज के लिए लगाएंगे, तो वो हमारे रेड सी से आ रहे हैं। तो आज हमें बड़ा ध्यान देना पड़ता है, हमने उसमें सिक्योरिटी बहुत बढ़ा दी है ताकि हमारे जहाज सही सलामत आ जाएं। तो हमने ऑलरेडी वी हैव टेकन केयर ऑफ दैट। एक बार जैसे आपकी डिलीवरी हो गई, डर तो रहता ही है। जैसे एक बार डिलीवरी हो गई, आ गए, उसके बाद फिर कोई प्रॉब्लम चिंता नहीं नहीं है। है। उसके बाद तो आपका इंडियन ऑफिसर के आसपास ही है। हाँ इंडियन में चलेगा और अपना मिडिल ईस्ट में चलता है, तो इसलिए फिर प्रॉब्लम नहीं है। एक बार वहाँ से निकलने के बाद फिर कोई दिक्कत नहीं है। ओके। अच्छा सर, एक और चीज़ ये बताइए, ये तो हो गया आपके। अब अगले साल के लिए एक मैं आपसे आउटलुक लेना चाहता हूँ, वित्त वर्ष 2024। ग्रोथ कहाँ से और कितनी आ सकती है, ये समझाइए। देखिए अभी और हमारे जो 1-2-3 जहाज़ों की और रिक्वायरमेंट आई है, तो हम उसमें भी हम लोग ऑलरेडी लगे हुए हैं अपने बिड करने में। और हमें उम्मीद है कि हम लोग को काम मिलना चाहिए, क्योंकि आज देखिए इस बिज़नेस में हम 97 से हम इस बिज़नेस में काम कर रहे हैं। तो हम लोग बहुत पुराने हैं इस बिज़नेस को, और हम लोग को पता है कि किस तरह बहुत हाईली टेक्निकल काम है ये। हर आदमी इस काम को नहीं कर सकता है। और ओएनजीसी में भी हम लोग बहुत अच्छा काम करते हैं। हम लोग कोई भी रिलैक्स नहीं करते, अपनी क्वालिटी में बहुत ध्यान देते हैं। तो आगे ये भी बिज़नेस बढ़ेगा, और हमारे और भी हम लोग दूसरे कामों में, बार्जेस के कामों में बढ़ा रहे हैं, जो कि बहुत रिक्वायरमेंट है इस समय ओएनजीसी में। और भी काफ़ी काम है, जैसे हम लोग टर्न की प्रोजेक्ट्स लेते हैं एलएनटी के साथ मिलके, तो बड़े बड़े काम हैं जो आ रहे हैं ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज़ में। तो हमारा एलएनटी इज़ अ वेरी बिग पार्टनर विद अस, तो हम लोग उसमें उनके साथ बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। तो इसमें हमारी कंपनी की बहुत अच्छी ग्रोथ आएगी। परफेक्ट। अच्छा सर, और भी बड़ी बड़ी कंपनी जैसे पॉश हैं, मर्मेड हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी के साथ हम लोग काम करते हैं टर्न की प्रोजेक्ट्स। ओके। एक चीज़ और, एक जहाज खरीदने में कितने पैसे लगते हैं? और दूसरा ये जो आप कह रहे हैं कि 5 साल में कैपेसिटी डबल करेंगे, तो वो आपकी खुद की कंपनी की कमाई से हो जाएगा, या आपको कुछ कैपिटल रेज करना पड़ेगा, या लोन लेंगे? देखिए एक जहाज में करीब 55 से 60 मिलियन की इन्वेस्टमेंट होती है, पूरा उसको खरीद के मॉडिफाई करने तक। और हम लोग जो भी अब जहाज आगे खरीदेंगे, तो हमारी कंपनी में अपने ही कैश अप्रूवल्स अच्छे हैं, हम उससे खरीदेंगे जहाज, और हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं नज़र आती है। और आगे बिजनेस बहुत बॉयंट नज़र आता है मुझको ये, क्योंकि इस समय पूरे वर्ल्ड में इन जहाज़ों की बहुत शॉर्टेज है। तो हमारा यही काम रहता है कि जहाज़ों को हम लोग आइडेंटिफाई करें और खरीदें अपने क्लाइंट के हिसाब से। बहुत बहुत धन्यवाद अग्रवाल साहब, आपका समय देने के लिए, नतीजों से विस्तार से बातचीत करने के लिए। और चूंकि हमने आपकी कंपनी से पहली बार मुलाकात की, तो हमने थोड़ा बिजनेस मॉडल भी समझने की कोशिश की। काफ़ी कुछ समझ में भी आया सर कि एग्जैक्टली किस तरह से कंपनी कामकाज कर रही है। थैंक यू सो मच। सीमेक ये दमदार नतीजे पेश करती है, इन दमदार नतीजों के पीछे रीज़न भी समझ में आया। आउटलुक बड़ा स्ट्रॉन्ग आता हुआ दिख रहा है, कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, वेसल्स नए आए, तो लंबे समय तक अर्निंग्स बढ़िया रहने की उम्मीद है। अगले 5 साल में जहाज दुगुने करने का इरादा रखती है कंपनी, तो अच्छा एक्शन हो सकता है। कल मेरे ख्याल से 5% के ऊपरी सर्किट पर था, आज स्टॉक बिल्कुल रेंज बाउंड, थोड़ा सा कमजोरी के साथ 1% नीचे ट्रेड करता हूँ। एब्सोल्युटली सर, बट बाजार में रिकवरी पूरे मूड में दिख रही है। 500 पॉइंट ऊपर अब बैंक निफ्टी होल्ड कर रहा है, 45,400 के लेवल दिख रहे हैं। निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर है, मिड कैप पूरा रिकवर हो गया, स्मॉल कैप में भी रिकवरी आ गई है। और मुझे याद है सर, बात जब हो रही थी तो आपने कहा भी था कि रिकवरी आएगी तो बैंक लेड रिकवरी होनी चाहिए, जो सबसे ज्यादा गिरा है वही सबसे पहले रिकवर भी होगा। संकेत भी दिख रहे थे आपको बैंक निफ्टी की रिकवरी के, और बिल्कुल वैसा ही प्ले आउट हो रहा है। एक बार प्ले आउट कर देते हैं, क्या अनिल जी का व्यू था बैंक लेड रिकवरी पर और बैंक निफ्टी पर आज सुबह ही जो बात हो रही थी हमारी? सबसे पहले करेक्शन पूरा कौन करेगा? बैंक्स।
और बैंक्स किसी भी वक्त करेक्शन पूरा करने को तैयार अच्छा, है। आई थिंक बैंक निफ्टी ओवरसोल्ड है, जैसे लगातार कह रहा हूँ कंफर्ट नहीं, नहीं करना है, नहीं लेना है, बिल्कुल है ना। इवन पॉलिसी के दिन भी हमने कहा कि नहीं, मज़ा नहीं है बैंक निफ्टी में, वहाँ से भी चाल बिगड़ी हुई है। लेकिन अब कहीं न कहीं बैंक निफ्टी ओवरसोल्ड होता दिख रहा है, और जब एक साथ सारी बुरी खबरें आए तभी बॉटम बनता है। हाँ, सही मूव पकड़ी आज सुबह अनिल जी, और सबको मौका भी मिला है, क्योंकि पहले 15 मिनट हमने देखा अच्छा खासी मौका मिला बैंक निफ्टी पर, डिप भी हुआ था। अब क्या 500 पॉइंट ऊपर है इस समय? अब नेक्स्ट डिप, सबसे पहले बैंक निफ्टी, उसके बाद PSUs आई थिंक करेक्शन इज ऑलमोस्ट डन। ओके, ऑलमोस्ट डन। अब यहाँ से मुझे डाउन साइड रिस्क कम लगती है, स्पेशली वो PSUs जो बेहतर और बड़ी क्वालिटी के हैं, जो 20-25% काफ़ी घटे हैं। जी। तो मेरे ख्याल से अब यहाँ पर बेचना गलती होगी। ओके। बेचना नहीं, अगर आप अटके पड़े हैं तो थोड़ा ऊपर का इंतजार करें, वापस एक मौका देगा आपको मार्केट, वहाँ प्रॉफिट बुक है। इसलिए सुबह भी मैंने बोला अगर अब तक नहीं बेचे तो अब मत बेचिए। 5 दिन से हम लगातार, और मेरे ख्याल से आज करेक्शन लगभग पूरा करने के संकेत PSU स्टॉक से भी आ रहे हैं, तो मैं अब PSU पर बेरिश नहीं हूँ। ओके, 5 दिन से हम लगातार बेचने का था, एक आज करेक्शन पूरा करके रिकवरी के संकेत जो दे रहा है बैंक निफ्टी ने शुरुआत की, अब PSU से भी आपको रिकवरी आती हुई दिखेगी। तो PSU अगर स्टॉक्स आपके पास हैं मत बेचिए, और जो PSU स्टॉक्स 25% प्लस घट चुके हैं, जो ठीक है क्वालिटी के, खराब क्वालिटी के छोड़ दीजिए, जो क्वालिटी के ठीक है वहाँ पर आप खरीदारी शुरू कर दीजिए। अगर वायदा कारोबार के स्टॉक 20% घट चुके हैं, वहाँ खरीदारी शुरू करिए। कैश के स्टॉक्स 25 से 30% घट चुके हैं, वहाँ खरीदारी शुरू कर दिए। एक ही कंडीशन है, क्वालिटी ठीक होनी चाहिए, जिसका रिजल्ट अच्छा है। जिसका रिजल्ट खराब है वो मत लेना, क्योंकि उसमें तो फिर बेचने के लिए बहुत लोग तैयार बैठे हैं। सही बात है ना। लेकिन अब औने पौने दाम पे डर के मत बेचिए। जब आपको सावधान होना था, सतर्क होना था, वो भी हमने बताया। अब यहाँ से रिकवरी के आसार पूरे दिख रहे हैं, PSUs में भी रिकवरी के आसार हैं। धीमे धीमे होंगे, ऐसे भाग के नहीं होंगे, आराम से होंगे, लेकिन होंगे तो आराम से आप होल्ड करके रखिए। और स्पेशली PSU जो पावर कंपनी से जुड़े हुए PSUs हैं, वो पहले रिकवर होने के संकेत देंगे आपको। पावर ग्रिड हुआ, NTPC हुआ, PFC REC हुआ, ये पहले रिकवर होने की कोशिश करेंगे। तो आप है ना क्रम से चलते रहिए, ताकि क्या है, क्लैरिटी रहे दिमाग में कि भाई पहले बैंक्स को रिकवर होता था, बैंक निफ्टी ओवरसोल्ड था, हो गया रिकवर, डे आई पर है। अब PSU में पावर PSUs पहले होंगे, फिर दूसरे धीरे धीरे आपके चलना शुरू होंगे। तो चिंता मत कीजिए। फिर तीसरा आपका रेलवे चलेगा, है ना। सो डिफेंस थोड़ा सा पीछे चलेगा। सो ऐसे करके करके डिफेंस क्यों नहीं चलेगा उसका भी रीजन बताऊं। हालांकि डायरेक्टली PSU नहीं और कोई लेना देना नहीं है भारत फोर्स से, लेकिन भारत फोर्स के बाद थोड़े झटके लगे हुए हैं। डिफेंस वाले थोड़े टाइम से चलेंगे, अभी लगे। सो आप ये इस क्रम में बनाए रखें फोकस, एकदम तेजी होगी, रिकवरी होगी, ऐसे पैनिक मत कीजिए। और एक दो चीज़ और मैं बताऊं दीप, जो मेरे को कुछ लोगों को जिनको मैं जानता हूं, उनकी तरफ से जब पैनिक वाले सिग्नल आने लगते हैं तो मैं समझ जाता हूँ कि बॉटम हुआ। अब वो मत पूछना कौन और क्या और कैसे, ये मैं बताऊंगा नहीं। ये मेरा ट्रेड सीक्रेट है। थोड़ा तो रखना चाहिए ना। हाँ, क्योंकि मतलब कई बार होता है ना, किसी की शक्ल देख के आपको समझ में आ जाता है और किसी का क्या होने वाला। किसी के सवाल पूछने के अंदाज से पता चल जाता है कि कौन आदमी कितना पैनिक में है। एक ज़माना होता था जब हम ना रिटेल इन्वेस्टर्स की क्या पोजीशन है, उसके बेसिस पे अंदाजा लगाते थे मार्केट बॉटम आउट होगा। अब आजकल ज़माना बदल गया, आजकल रिटेल बड़ा स्मार्ट और होशियार हो गया है और मजबूत भी है, पैसा कमा के भी बैठा है। सो आई थिंक सारे रिटेल इन्वेस्टर्स को मेरी राय यही कि अब तक नहीं बेचा, अब पैनिक मत कीजिए, आराम से रुकिए, रिकवरी के आसार बन रहे हैं। चलिए, अच्छा है, रिकवरी के आसार बन रहे हैं। डेज हाई पर बाजार भी ट्रेड कर रहा है, PSU स्टॉक्स में भी अब एक्शन आपको आते हुए दिख सकता है। आइए शॉर्ट टर्म पिक्स भी ले लेते हैं हमारे एक्सपर्ट से। मेहुल जी बताएं, आपकी आज की शॉर्ट टर्म कॉल कौन सी है? दीपांशु, आज का जो शॉर्ट टर्म पिक है वो है रेणुका शुगर्स। 40 के स्टॉप लॉस से बाई करना है इसको। 46 से 45 की रेंज में 40 स्टॉप लॉस रहेगा, टारगेट रहेगा 55 का। पूरे साल भर यानी कि 2023 में रेणुका ने सस्टेन किया था अबव 40, बहुत ही बार ही आ रहा था, बट 40 ब्रेक नहीं कर पा रहा था। तो इस बार भी मुझे लगता है ये साल भी 40 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वो जल्दी ब्रेक नहीं होगा। सो यहाँ पर बाई के लिए रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही फेवरेबल है। अच्छा खासा करेक्शन है, तकरीबन 53-55 के लेवल से आज 45-46 पे मिल रहा है। तो ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है रेणुका में। सो बाई कीजिए रेणुका विद स्टॉप लॉस ऑफ 40। ओके, तो श्री रेणुका खरीदारी करें, ये है मेहुल जी की राय। हिमांग सर, आपकी शॉर्ट टर्म पिक सर? मेरी शॉर्ट टर्म पिक रहेगी थर्मैक्स। प्राइस टारगेट रहेगा 3600 रुपए। तो नतीजे ठीक ठाक थे, बट उसमें जो आउटपुट दी गई है यूटिलिटी और कैप्टिव पावर दोनों की तरफ से, वो काफी अच्छी है। और नए प्रोडक्ट्स कंपनी ने रोल आउट किए हैं। तो ओवरऑल हमें लगता है कि ये जो पावर रिलेटेड इन्फ्लो की वजह से आगे का जो ग्रोथ है वो अच्छा रहेगा। सेक्टर के अंदर भी हमें लगता है कि मोमेंटम बरकरार है।
तो इसके अंदर शॉर्ट टर्म के पर्सपेक्टिव से काम किया जा सकता है। प्राइस टारगेट रहेगा 3,600 रुपए। ओके, तो ये है आपके लिए थर्मैक्स 3600 के टारगेट के लिए, यहाँ पर भी आप खरीदारी करके चल सकते हैं। बढ़िया एक्शन यहाँ पर भी दिख रहा है, बढ़िया एक्शन बाजार का भी है। और क्लोजिंग से पहले अनिल जी, फर्स्ट आवर काफ़ी इवेंटफुल रहा, बट उसके बाद जो रिकवरी आई है वो शानदार है। टिके हुए हैं, डेज हाई पर बाजार होल्ड कर रहे हैं सारे लेवल सर इस समय। बस टिके रहें, ये सबसे इंपॉर्टेंट है दीप, क्योंकि रिकवरी तो पहले घंटे में बहुत ही स्मार्ट और शार्प दिखी है। अब 21,800 850 पे नजर रखिए, वो आपके लिए रुकावट की जगह बनती है निफ्टी में। वहां तक पहुंचे तो बढ़िया होगा। 45,500 45,700 इनफैक्ट 45,800 तक की जगह है जहां पर रुकावट बनती है बैंक निफ्टी में। अगर वहां तक पहुंचे तो बढ़िया होगा। तो मुझे लगता है कि ओपनिंग सेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग और शानदार सेशन होगा क्लोजिंग का। Yes. तो आज क्लोजिंग सेशन में भी आप हमारे साथ बने रहिए, टिके रहिए, डटे रहिए, क्योंकि बाजार के हर एक मूड और हर एक मूव को हम आपके सामने पहले रखने की कोशिश करेंगे। हर एक खबर को आपके सामने पहले रखने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आपने MCX में देखा किस तरह से ट्रेडिंग के घंटे लेट शुरू होंगे, इसकी जानकारी सबसे पहले दी। आइए एक बार झलक दिखा दें। बिल्कुल बिल्कुल सर। आज MCX पर कमोडिटी बाजार 9 बजे के बजाय 10 बजे खुलेंगे। ये है बिग ब्रेकिंग। तकनीकी दिक्कतों के चलते बाजार 1 घंटा देरी से खुलेंगे। सबसे पहले ये खबर आप देख रहे हैं जी बिजनेस पे। कमोडिटी ट्रेडर्स के लिए बेहद काम की खबर आपकी स्क्रीन पर है। CPAI सिपाही, इनके प्रेसिडेंट नरेंद्र वाजवा साहब हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर शामिल हैं। बताएं सर, क्या कुछ दिक्कतें आ रही हैं, तकनीकी दिक्कतें जिनके चलते क्या ट्रेडिंग आज 1 घंटा लेट शुरू होगी? आज MCX में मॉर्निंग में फाइल्स के अंदर जो डाउनलोड होती है, फाइल्स क्रिएट होती हैं मेंबर्स के लिए, उसके अंदर डिले था, तो इसके करते हुए ग्लिच आया है MCX के सॉफ्टवेयर में बैक ऑफिस के, तो इसलिए इन्होंने टाइम बढ़ाया है। ओपनिंग जो है अब 10 बजे होगी। जो भी अपडेट आएगा सबसे पहले जी बिजनेस पर आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक उसी तरह से जैसे कि ये बिग ब्रेकिंग आपके सामने आई है। और मेरे ही शब्द में आपको वापस दोहरा दूं, अभी जो मैंने कहा, जो भी अपडेट आएगा सबसे पहले आपको जी बिजनेस पे बताया जाएगा। और ये लीजिए अपडेट आपकी स्क्रीन पर इस वक्त सामने। 1 बजे खुलेंगे अब कमोडिटी बाजार। सबसे पहले अपडेट आपके सामने, बिग ब्रेकिंग इस वक्त की MCX अब 1 बजे खुल सकता है। पहले 10, उसके बाद 11, 11 के बाद 1 बजे का समय आया है। ये है आपके लिए पूरा प्रॉब्लम है अनिल जी। अगर नहीं खुल पाया, 1 घंटा चलिए समझ में आता है। वो जो वाजवा साहब भी कह रहे थे कुछ फाइल्स अपलोड होने की प्रॉब्लम आ रही है, बट उसके बाद 11 का टाइम है, अब सीधा 1, यानी कि 4 घंटे आपके दिन के चले गए। इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने में भी अभी तक सोल्यूशन इसका मिला नहीं है सर। बिल्कुल, तो ये है आपके सामने पूरा का पूरा अपडेट इस वक्त का। बिग ब्रेकिंग MCX अब 1 बजे खुलने की संभावना है। ये भी संभावना है, क्लैरिटी नहीं है। लेकिन कमोडिटी मार्केट हो या मार्केट, दोनों में सबसे आगे रहता है जी बिजनेस आपको खबर देने में सबसे पहले। ये खबर भी आपकी स्क्रीन पर सबसे पहले फ्लैश होती हुई दिख रही है। और दिन की ऊंचाइयों पर इस बाजार को छोड़ जाते हैं। शो का समापन करने के पहले हमारे सभी महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोपहर के शो में आप सबसे होगी मुलाकात। मुझे और दीप को दीजिए इजाजत और देश के प्रति सम्मान के साथ करेंगे शो का समापन। जय हिंद। Investment in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This data is from our research report coverage.